नमस्कार, आप देख रहे हैं ताल ठोक के, आपके साथ मैं हूं प्रत्युष कर। आज दो राजनेता सुर्खियों में हैं, पी चिदंबरम और असदुद्दीन ओवैसी। आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों की बात मैं एक साथ क्यों कर रहा हूं। इसकी वजह, पी चिदंबरम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार पर बयान दिया है। उनका कहना है कि यह ऐसी गलती थी जिसकी कीमत इंदिरा गांधी ने जान देकर चुका। इस पर पार्टी से ही राशिद अलवी कह रहे हैं कि चिदंबरम बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, यानी बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। बीजेपी के लिए ही बैटिंग करने का आरोप असदुद्दीन ओवैसी पर भी लग रहा है। ऐसा बिहार चुनाव को लेकर ओवैसी की ओर से उठाए जा रहे स्टेप्स की वजह से कहा जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि हम इन दो चेहरों को एक साथ आपके सामने क्यों रख रहे हैं, कॉमन पॉइंट क्या है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझेंगे कि पी चिदंबरम के बयान और असदुद्दीन ओवैसी के मूव का बिहार के चुनाव पर कितना और कैसे असर हो सकता है। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। Wrong way to retrieve the Golden Temple. There was a way to retrieve and capture all the militants, but the Blue Star was the wrong way, and I agree Mrs. Gandhi paid with her life for that mistake. कांग्रेस की ऐतिहासिक भूल को उजागर करता है। ये स्पष्ट करता है कि किस तरह से ये सिखों के ऊपर अत्याचार किया गया, उनके पवित्र स्थानों को तोप और टैंकों से उड़ाया गया, अकाल तख्त साहब को गिराया गया। ये तो वही काम कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री करते हैं। बहुत सारे शक और शुबहात पैदा हो रहे हैं। उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस गालिबन पेंडिंग है अभी तक। मुझे लगता है कोई दबाव तो नहीं है उनके ऊपर। अगर 3 मर्तबा नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इसमें गलती भारत के मुसलमानों की नहीं है। कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा इस बात का, और अच्छा होगा कि अगर राहुल गांधी अकाल तक जाकर नाक रगड़कर माफी मांग लें कि मेरी दादी से गलती हुई थी। चलिए अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। राजीव रंजन जुड़ चुके हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। आलोक शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। डॉक्टर श्याम कुमार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आरजेडी के प्रवक्ता। आदिल हसन भी होंगे, एआईएमआईएम के प्रवक्ता। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन सर। मैं शुरुआत तो डॉक्टर अजय आलोक आप ही से करना चाहूंगा, क्योंकि आपने भी राशिद अलवी का बयान देखा होगा, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जो बातें बीजेपी और पीएम कह रहे हैं वही बातें अब पी चिदंबरम कह रहे हैं। लगता है उन पर किसी तरह का दबाव है। देखिए, ऐसा है कि पी चिदंबरम साहब ने कोई नई बात नहीं कही। ये पूरा देश जानता है कि भिंडरवाले को खड़ा किया था इंदिरा गांधी ने शिरोमणि अकाली दल को काउंटर करने के लिए, और उनको खड़ा करने के चक्कर में उनको मिलिटेंट बनाया इंदिरा गांधी जी ने। उनको आर्म्स, एम्यूनिशंस, वेपन सब कुछ सप्लाई किए। ये पूरा देश जानता है, कांग्रेस भी जानती है, गांधी कांग्रेस भी जानती है। चिदंबरम जी आज चूंकि ये बात बोल रहे हैं, इसलिए हम लोग डिबेट कर रहे हैं कि चिदंबरम कैसे बोल सकते हैं। और बाकी कांग्रेसी जो परिवार के भक्त हैं वो कह रहे हैं कि उन पे हमारा इफेक्ट है। मत भूलिए, इसी चिदंबरम जी को हमारे ही कार्यकाल में जेल जाना पड़ा था, उनके पुत्र को भी जेल जाना पड़ा था। इनके पुत्र अभी कांग्रेस से ही सांसद हैं, हमारे से सांसद नहीं है। हुआ क्या, जब सीमाएं पार कर गई, भिंडरवाले ने इंदिरा गांधी जी की बात मानने से इनकार कर दिया, तो इंदिरा गांधी जी ने सेना को स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसा दिया, जो करोड़ों सिखों की भावना का अनादर था। देखिए, मैं पटना से आता हूं, राजीव जी यहां पटना से आते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का यहां पे 10वें गुरु का यहां पे शानदार गुरुद्वारा है। लाखों सिख यहां पे हर साल आते हैं बिल्कुल अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए। 1984 में पटना के शहरों में जो दंगे हुए थे, सिखों को जो मारा गया था, उनकी संपत्तियों को लूटा गया था। ना मैं भूला हूं, ना राजीव जी भूले। मेरी उम्र तो 11 साल की थी, लेकिन वो छाप अभी भी याद है कि किस तरह से कर्फ्यू लगाया गया था पटना में 2-2 दिन, और पागल की तरह एनएसयूआई और कांग्रेस के कार्यकर्ता सिखों को लूट रहे थे। एक जज्बा चलाया गया, फ्रेंजी चलाया गया, इंदिरा तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। अरे कौन सा बलिदान? बलिदान तो उन सिखों ने दिया था।
लाखों लाख सिखों ने दिया था दिल्ली के सड़कों पे, जिन पे टायर लगा के उनको शरीर जला दिए गए थे। लेकिन इंदिरा तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, और ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी की। मतलब जो पी चिदम्बरम ने राजीव कहा, गांधी की मृत्यु हुई, जो पी चिदम्बरम ने कहा उससे राशिद अल्वी जी सहमत नहीं है, लेकिन आप सहमत है कि जो कहा बिल्कुल सही कहा? पूरा देश सहमत है उससे। और मैं बताता हूं कांग्रेस की एक और आपको हरकत, ये अपने नेताओं की गलती से, इंदिरा गांधी की अपनी गलती से हत्या हुई, राजीव गांधी की भी हत्या उन्हीं की गलती से हुई। उन्होंने आईपीकेएफ का निर्माण किया और एलटीटीई को, जिसको पहले भारत समर्थन करता था मॉरली, फाइनेंशियली, हर तरह से, क्योंकि वो हमारे तमिलनाडु का हिस्सा है, उनको हम मानते हैं, अपने तमिल भाइयों का हिस्सा मानते हैं, उन पे आईपीकेएफ चढ़वा दिया राजीव गांधी ने। बदले में क्या किया राजीव गांधी की? उन्होंने हत्या की। उसके बाद क्या हुआ? नियम ये होता है कि एक कैंडिडेट मरता है तो उस क्षेत्र का इलेक्शन पोस्टपोन होता है। पूरे भारत का इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया और 20 दिन तक उनके अस्थियों को लेकर पूरे भारत में घूमते रहे ये लोग, सहानुभूति बटोरने के लिए। राजनीति की गंदी घिनौनी राजनीति नहीं हो सकती। गांधी की गलती से ही हुई होगी। अरविंद मोहन सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार, कुछ सवाल आपसे कर रहे हैं। राजीव गांधी की गलती नहीं थी आईपीकेएफ भेजना, आईपीकेएफ भेजना राजीव गांधी की गलती सवाल कर रहे हैं। 84 का मुझे अच्छी तरह याद है। 84 में पूरा देश इंदिरा गांधी के साथ था, आर्मी एक्शन के सवाल पे साथ था, और उसके बाद ऑफिशियली किसी पार्टी ने सीपीआई से लेके बीजेपी तक किसी ने उसका विरोध नहीं किया। तो आज अगर चिदम्बरम उसके उलट राय बताते हैं तो जरूर उसके पीछे कोई और वजह है, सामान्य वजह नहीं है। उसका विरोध हुआ था आर्मी एक्शन का, लेकिन वो बहुत छोटे ग्रुप्स ने किया, थोड़े से, और अकाली ग्रुप। लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा ने इस्तीफा दिया था जब वो आर्मी के अध्यक्ष थे। आप गलत बोल रहे हैं अरविंद जी। बहुत छोटे लेवल पर हुआ, पार्टियों ने नहीं किया, लगभग सर्वसम्मति इस्तीफा दे दिया। सारी पार्टियों ने सपोर्ट किया था इंदिरा गांधी को। उस वक्त के आर्मी चीफ जो बनने वाले थे लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा, उन्होंने इसका विरोध किया था और लेफ्टिनेंट जनरल वैद्य को तब आर्मी चीफ बनाया गया था। उसके चक्कर में लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा ने इस्तीफा दिया था। बिहारियों का अपमान किया था इंदिरा गांधी ने। अरे वो बाकी सब चीजों पे असहमति है, उसमें कोई असहमति नहीं है, लेकिन आर्मी एक्शन जब हुआ तो सारी पार्टियों ने अरविंद जी सुन लीजिए, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी सर का रुख करना चाहूंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी सर, मैं 1 मिनट 10 सेकंड दीजिए मुझे, 10 सेकंड दीजिए मुझे। ठीक है। किसी आतंकी घटना में अगर हमारे कोई भी प्रधानमंत्री या नेता विपक्ष की अगर हत्या हो जाए तो यह देश सहन नहीं करता है। लेकिन इसके पीछे सच्चाई ये थी कि इंदिरा गांधी की जिद ने कि हम घुसेंगे स्वर्ण मंदिर में, हम मारेंगे उसको क्योंकि वो मेरी बात नहीं मान रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिन्हा ने इस्तीफा दिया था। यह भी एक सच्चाई है जिसको अरविंद जी छुपा रहे, पता नहीं क्यों। इंदिरा गांधी की हत्या से पूरा देश तब था, इसलिए देश त्रिपाठी सर, चूंकि चुनाव का समय है और बिहार चुनाव है, लोग इससे भी जोड़ करके देख रहे हैं, क्योंकि अगर राशिद अल्वी ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि किसी दबाव में है, किसी दबाव में उनसे एक के बाद ऐसे बयान दिलाए जा रहे हैं जहां पर कांग्रेस ही उनके टारगेट पर है, तो क्या वाकई में ऐसा है क्या कि चुनाव को देखते हुए ऐसे बयान दिए या दिलवाए जा रहे हैं? बताएं प्रत्युष जी, कुछ ज्यादा ही हर चीजों में जिसको कहेंगे बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश होती है। अब राशिद अल्वी ज्यादा प्रासंगिक है या चिदम्बरम ज्यादा प्रासंगिक है, कोई भी सामान्य व्यक्ति बताए। राशिद अल्वी चिदम्बरम के बारे में बताएंगे। मतलब कई बार ये भी लगता है ना कि एक तो कांग्रेस जिस दशा में जा रही है, और मैं बार बार कहता हूं कि राहुल कांग्रेस है, हर पार्टी की अच्छाई बुराई गलत नीति सही नीति होती, उस पर चर्चा होती, और ठीक है सबका निर्णय था। अरविंद मोहन जी कह रहे हैं राहुल गांधी तक ने मिस्टेक माना है इसे, राहुल गांधी की बात समझ में आ गई, लेकिन अरविंद मोहन जी कह रहे हैं सबका निर्णय था। तो सबका निर्णय क्या होता है? लीडरशिप की सारी चीजों की तो इंदिरा गांधी श्रेय लेंगी, और जब गड़बड़ हो जाएगा तो कहेंगे सबका निर्णय है। ये सबका निर्णय जैसा कह के कहना कोई मतलब, जब आप किसी चीज को सबका निर्णय कहते हैं तो इसका मतलब कि आप थोड़ा सा कमजोरी ढकने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी कोई संदर्भ नहीं था। मतलब क्यों अरविंद जी ने कहा मैं नहीं समझ पा रहा हूं। चुनाव पर कोई एक घटना पूरा असर कर देगी ऐसा तो मैं कभी मानता ही नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि ये ठीक है, ढेर सारी चीजें होती रहती हैं, उसमें कोई एक घटना होती है वो कुछ और जोड़ती घटाती है। लेकिन ये देश के ध्यान में रहना चाहिए कि ये नीतियां इंदिरा गांधी की और राजीव गांधी की बहुत सी ऐसी गलत थी जिसने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा किया। खालिस्तानियों को जिस तरह से, जिसको हम देखते हैं बाद में उनका समापन हो गया, उनको खत्म कर दिया गया, लेकिन उनको पैदा करने वाले कौन थे? और
क्या आज भी जब ऐसी कोई स्थिति दिखती है उसमें कुछ लोग खड़े हो जाते हैं? अभी किसान आंदोलन के नाम पर जो लोग खड़े हुए, अब जाहिर आंदोलन होगा तो उसमें किसान, असली किसान होंगे, सच्चे किसान भी होंगे, वो तो बेचारा आ जाता है, लेकिन उसमें कौन लोग घुसते हैं? और जब रवनीत सिंह बिट्टू कहते हैं, तब वो कांग्रेस में थे, ये ध्यान दिला दो, जब वो कहते हैं कि खालिस्तानी इसमें घुसाए हैं, तो उनके लिए कांग्रेस में जगह नहीं रह जाती। क्या रवनीत बिट्टू शहीद के परिवार से नहीं है? असली सारी देश की शहादत, सब कुछ देश के लिए जो किया है वो एक परिवार ने, गांधी परिवार। और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि इस देश में कैसे बौद्धिक, कैसे मतलब एक वर्ग पैदा हो गया, सब गांधी परिवार के चरणों में नतमस्तक है। और चिदंबरम को अगर डर लगने लगा है बकौल राशिद अल्वी, तो फिर तो बड़ा विचित्र है। हर आदमी डर ही रहा है और जिसको जो कहना है वो कह भी रहा है। ठीक है, मैं राजीव चिदंबरम एक पुस्तक के लिहाज से, वहां लिटरेचर फेस्टिवल के लिहाज से खुशवंत सिंह की याद में था मेरे ख्याल से, उसमें उन्होंने एक हवाले से कहा जो सच है, जो देश जानता है। और राजीव रंजन जी, 4 दशक के बाद उस घटनाक्रम की यादों को लेकर के बयान देना, क्यों ऐसा? देखिए, राजनेता कई बार राष्ट्रहित में दलीय सीमाओं के बाहर आकर के भी बातें करते हैं। सही परिप्रेक्ष्य में जब बयानों को देखेंगे, हाँ, तो इतिहास का एक अध्याय, मैं मानता हूं इंदिरा जी को 1971 के बांग्लादेश के वैश्विक मानचित्र पर उभार के लिए श्रेय दिया जाता है और उसकी वो हकदार भी थी। लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर और कांग्रेस की सबसे मजबूत नेता के तौर पर उन्होंने जो बड़ी गलती की, अकाल तख्त को कमजोर करने के लिए दमदमी टकसाल के जरिए भिंडरावाले को उन्होंने ताकत दी। चाहे खालिस्तानी समर्थकों की शक्ति में इजाफा होने का सवाल हो, या उस समय गुरचरण सिंह टोहड़ा, हरचरण सिंह लोंगोवाल और प्रकाश सिंह बादल, ये 3 बेहद लोकप्रिय राजनेता थे। और इनकी तिकड़ी को ध्वस्त करने के लिए, चूंकि वो कांग्रेस के नीतियों के साथ नहीं थे, भिंडरावाले को उभारा गया और अंततः वो राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरा बना। फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसी कार्रवाई, जिसको बगैर किए भी आप कहीं ना कहीं जिस राक्षस को आपने तैयार किया, आप उसका खात्मा भी कर सकते थे और एक पूरे समुदाय को आहत नहीं होना पड़े, ऐसा भी आपको, ऐसी रणनीति पर काम करना चाहिए था। लेकिन जो भी हुआ, जो बेगुनाह सिखों की मौतें हुई ऑपरेशन ब्लू स्टार में, और जिसकी परिणति के तौर पर इंदिरा जी की निर्मम हत्या हुई, देश आज भी शोकाकुल है। देश ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को खोया। वो सत्ता में थी, अच्छे काम कर रही थी, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से उनको दुनिया से जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो कभी भी मिट नहीं पाएगा। वो एक बदनुमा दाग है जो सांप्रदायिक सद्भावना की परंपरा है। दिल्ली के सिख दंगे निसंदेह एक दुर्भाग्यपूर्ण उस दौर की तस्दीक करते हैं जिसमें सत्ता पोषित गुंडे सिखों की हत्या कर रहे थे, उन्हें उनके घरों में आगजनी कर रहे थे। एक बड़ा नरसंहार हुआ, देश के अन्य प्रांतों में भी ये उनको विस्थापन का शिकार होना पड़ा, सिखों को, उनकी मौतें हुई। तो मैं मानता हूं कि ये प्रासंगिक है और ऐसी घटनाएं अगर आप कभी बात करेंगे दुनिया के आलोक शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बड़े बड़े प्रवक्ता अधिनायक। और आलोक जी, पी चिदंबरम के बयान को लेकर के इस वक्त काफी इस पर चर्चा हो गई है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि क्या ऐसे बयान बिहार चुनाव को देखते हुए दिलवाए जा रहे हैं क्या? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी उनके निजी बयान के ऊपर अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहती है। मुझे कहा गया था कि बिहार चुनाव के ऊपर हमें बात करनी है, लेकिन मैं केवल 2 सेंटेंस में इस पूरे लब्बो लबाब को पूरा कर देता हूं कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ उस पर आरएसएस के तमाम लीडर्स के वक्तव्य मैंने देखे हैं। उनका बहुत दबाव था सरकार के ऊपर ये कि एक्शन होना चाहिए। अटल जी और आडवाणी जी की स्टेटमेंट शायद हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कभी पढ़ी नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इन गड़े मुर्दों को उखाड़ कर
और आज जिस तरह से बीजेपी इशू बनाना चाहती है, इशू नहीं है आज का ये। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आरएसएस ने पूरा दबाव बनाया था कि ये ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं अधिकृत नहीं हूं आज बोलने के लिए, और मैं जो लोग बार बार कह रहे हैं कि 84 के दंगों की बात, मैं अपने जेडीयू के प्रवक्ता को बता दूं, 100 से ज्यादा आरएसएस के लोग एफआईआर हुई थी उनके ऊपर 84 के दंगों में। और अखबार की कटिंग्स आज मेरे पास नहीं है, किसी दिन मौका आएगा राजीव भाई तो मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। और इंदिरा गांधी के हत्यारों का जो वकील था ना, वो राम जेठमलानी था, और वो बाद में लॉ मिनिस्टर बना था देश का। लेकिन आज का वो विषय नहीं है कि भिंडरवाला क्या था और कैसे हुआ और क्यों हुआ। आयरन लेडी थी, उसने शहादत दी, लेकिन जो लोग शहादत का श नहीं समझते हो वो ज्ञान ना दें, वो बेहतर रहेगा। आज हम बिहार के चुनाव के ऊपर जो भी सवाल आपके हैं मैं उसका उत्तर दूंगा। मैं आलोक शर्मा जी, असदुद्दीन ओवैसी का बयान और उनकी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। पिछली बार से 5 गुना ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, और उन्होंने कहा कि हमने कोशिश तो की थी महागठबंधन से बात करने की, यहां तक कि लालू यादव को भी उनकी पार्टी की तरफ से खत भी भेजा गया था कि हमें भी साथ लीजिए और हम बीजेपी के खिलाफ होंगे। क्यों उनको दूर किया जाता? वो कहते हैं हम पर एक बस चस्पा कर दिया गया कि ये बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। नहीं, चस्पा नहीं कर दिया गया, पूरा इतिहास गवाह है इस चीज का। बीजेपी जितनी फंडिंग करती है उतनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं वो। गुजरात में 7 सीटों पर चुनाव लड़े थे, फंडिंग थोड़ी ज्यादा मिली होगी। कर्नाटक में भी गए थे, कर्नाटक में इतनी बड़ी असेंबली में मात्र 3 सीटों पर चुनाव लड़े थे वो, लेकिन हिंदू मुस्लिम जरूर करने के लिए वहां पर तमाम बयान उन्होंने दिए थे। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही था, उत्तराखंड में भी ऐसा ही था। और जो अघोषित नहीं घोषित भी टीम है बीजेपी की, उसके लिए हमको ये बाध्य थोड़ी ना है कि हम उसको साथ लें, उनको साथ लें। उन्होंने चिट्ठी लिखी, वो कौन है भाई? वो धर्मात्मा है कि उन्होंने चिट्ठी लिखी और हमने जवाब नहीं दिया? गठबंधन जिसको चाहेगा उसको रखेगा, नहीं चाहेगा नहीं रखेंगे। वो तेलंगाना में हमारे खिलाफ लड़े, यूपी में हमारे खिलाफ लड़े, गुजरात में हमारे खिलाफ लड़े वो, और हिंदू मुसलमान करने का बयान दें। यहाँ पर आए और वो आते ही एएनआई को बयान दे दें, बाइट दे दें कि साहब मैं योगी जी को चैलेंज करता हूँ, और योगी जी 5 मिनट में चैलेंज को स्वीकार कर लें। ये कोई अब छुपी बात थोड़ी ना प्रत्युष खरे जी। ये पूरी तरह से बी टीम नहीं, बिल्कुल भाजपाई हैं ये लोग, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बीजेपी से ज्यादा ताकत के साथ चुनाव लड़ते हैं ये लोग जहां जहां पर जो लड़ना होता है। तो इसमें हमें कहीं कोई शंका नहीं है। और इलेक्शन कमीशन भी अब इनका फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। अब हालत यह है कि 1.25 करोड़ लोगों का ये नहीं पता कि उनकी वोट संदिग्ध किस तरह से है। लाखों लोगों का ये नहीं पता कि नाम क्यों काट दिए। मरे हुए लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। दुर्भाग्य ये कि लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग और जिस तरह से टीवी पर बैठकर ज्ञान देते हैं, बड़ा दुख होता। अजय आलोक जी, असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। आलोक जी, सबसे पहले आलोक जी ने जो धारा प्रवाह झूठ बोला है उसका खंडन होना बहुत जरूरी है। आलोक जी, आपने कहा कि 100 से ज्यादा आरएसएस वर्कर्स पे एफआईआर हुए थे 1984 के दंगों के लिए। एक का नाम बता दीजिए या एक एफआईआर दिखा दीजिए, नहीं तो माफी। आज का विषय नहीं है। मैंने तो ये जो झूठ बोलने की आदत, ये झूठ बिल्कुल विषय नहीं है। और मैं इस विषय पे बात भी नहीं करना चाहता हूं, मैं इस विषय पे बात भी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन नहीं, आप 1 मिनट, आप एक भी एफआईआर दिखाइए, नहीं तो माफी मांगिए। एक फैशन हो गया है हर चीज में आरएसएस को घसीटना। एक मिनट, एक फैशन हो गया कांग्रेसियों का। पूरे देश को हिंदू मुसलमान में झोंक दिया, माफी मंगवाएंगे आप लोग। सुनिए 1 मिनट, हिंदू मुसलमान की बात मत कीजिए आप। इंदिरा गांधी का मिस एडवेंचर था के दंगों में आरएसएस के तमाम लोग, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी ने दबाव डाला था कि भिंडरवाले जैसे टेररिस्ट पे कार्रवाई करे सरकार। यही नहीं कहा था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार करो। ऑपरेशन ब्लैक थंडर भी हुआ था, दिल्ली पानी की सप्लाई काट दी गई। जिस दिन कहोगे उस दिन भी हम चर्चा कर लेंगे। और हमने माफी भी मांगी, जो हुआ गलत हुआ, लेकिन दुर्भाग्य के 2002 के दंगों के लिए आप माफी मांगेंगे? ये गलती थी आपकी। 2002 के दंगों के लिए माफी मांगेंगे, जिसमें आपने पूरे सिखों को अजय आलोक जी, कांग्रेस 3000 से ज्यादा कांग्रेस करने वाले यहाँ पे बैठ के पी चिदम्बरम के बयान से पहले राहुल गांधी ने भी एक बयान दिया था कि हाँ वो गलती थी, गलत कदम था और उसकी जिम्मेदारी मैं लेने के लिए तैयार हूं। ये कांग्रेस की तरफ से पिताजी ने कहा था कि धरती हिल जाती है जब बड़ा पेड़ गिरता है। ये बयान था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है। ये बयान था। बात यह है कि इनको बिहार चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं बची है। आलोक शर्मा जी का बंटवारा इनका हो नहीं पा। आलोक शर्मा जी कुछ दिखा रहे हैं। अरे सीटों मैं ये दिखा रहा हूँ कि पूरी आरएसएस और एक मिनट डालिए। अजय आलोक जी रुकिए, आप उस टाइम जेडीयू में होंगे। ये पूरी बीजेपी और आरएसएस की टीम है, राजनीतिक दल ये मार्च कर रही है। मेरी उम्र सुनो ना प्रभु, 11 साल की थी उस वक्त। अरे सुनो प्रभु, डॉक्टर साहब सुनो, ये पूरी की पूरी टीम आरएसएस और बीजेपी। अरे सुनो ना प्रभु यार, सुनो तो सही।
ये पूरी आरएसएस और बीजेपी की टीम है जो सड़कों पर निकलकर ये कह रही है कि आप आर्मी भेजिए, आर्मी लगाइए। ये फोटो है उस वहां के उस समय के तमाम अखबारों के हेडलाइंस है, मैं पढ़ देता हूं। पंजाब बचाओ, फौज को। अटल जी और अडवाणी जी का नाम लिया था। एक मिनट, अटल अरे भाई, मैं अटल जी अडवाणी जी की स्टेटमेंट की बात मत कीजिए। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ सारी बीजेपी और सारी आरएसएस का दबाव था। आपने कार्रवाई ब्लू सारे आरएसएस और सारी बीजेपी का दबाव थंडर भी हुआ था। अरे अपनी गलती मानने में जिसको मैं बिहार चुनाव पर आ रहा। आदिल हसन काफी देर से उंगली उठा रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आदिल हसन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा। आदिल हसन जी, ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पिछली बार भी कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से महागठबंधन के साथ वो हो जाए। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मैं सियासत की वो लैला हूं जिसके मजनू हजार हैं। सियासत की लैला सुर्खियों में तो खूब रहती है, लेकिन कोई अपने साथ चुनाव के समय में गठबंधन में रखना क्यों नहीं चाहता, ये बताइए पहले। ये अडवाणी जी चल रहे हैं, प्रत्यूष जी, ये फोटो आगे अडवाणी जी की भी। अरे आलोक जी को चुप कराइए, अडवाणी जी सबसे आगे चल रहे हैं और कह रहे हैं कि फौज भिजवाइए। आलोक शर्मा को चुप कराइए। त्रिपाठी जी और अजय आलोक जी भाई कहां से ज्ञान लेकर आ जाते हैं। प्रत्युष भाई 30 सेकंड आदिल हसन जी, मेरा सवाल आप तक चला गया होगा, प्लीज रिप्लाई। चुप कराइए ना, चुप कराइए दूसरे लोगों को। सब सुन रहे हैं आपको, आप बोलिए तो सही। आदिल हसन बोले। मेरा ये कहना है, आज जो कांग्रेस के प्रवक्ता है शर्मा जी, उनसे पूछिए कि रेवंत रेड्डी साहब इनसे बड़े हैं कि छोटे हैं। वो प्रदेश का चीफ मिनिस्टर है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। हाउस में बोले अकबर ओवैसी साहब के साथ हम हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ है। यूपीए 1 यूपीए 2 में जब हम समर्थन दे रहे थे तब हम क्या थे, जब न्यूक्लियर डील में हमने साथ दिया तब हम क्या थे, जब हमने प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति चुनाव में साथ दिया तब क्या थे, अभी वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, रेवंत रेड्डी साहब फोन किए तब हम क्या थे, जब भी अपोजिशन को जरूरत पड़ी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने साथ दिया तब क्या थे। हम हिस्सेदारी की बात करते हैं तो शर्मा जी को बहुत दिक्कत हो रहा है। कांग्रेस पार्टी लीडरशिप को, अगर मुस्लिम लीडरशिप को अगर इंसाफ नहीं करेगी तो आलोक शर्मा जी साहब का सवाल बोलिए, प्रणब मुखर्जी को साथ दिए तो कौन क्या थे हम? अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन साथ दिया? रेवंत रेड्डी साहब बड़े किए बड़े हैं। ये जब कांग्रेस में भी रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस के सवाल सुन लिया, आपका सवाल सुन लिया। आलोक शर्मा जी ने सवाल सुन लिया, जवाब तो ले लीजिए। आलोक जी, मुझे लगता है कि कोई भी बिना तैयारी के साथ टीवी पे नहीं आना चाहिए। मैंने तमाम फोटो दिखाए कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में बीजेपी और आरएसएस का क्या स्टैंड था। और पदयात्रा में आ रहा हूँ, ओवैसी जी पे भी आ रहा हूँ प्रभु, ओवैसी जी पे भी आ रहा हूँ। मैंने तमाम फोटो अभी दिखा दिए, मेरे पास 20 फोटो आ गए लोगों के पंजाब से। वापस आता हूँ। ओवैसी जी की जहां तक बात है, हमने कभी उनसे समर्थन मांगा नहीं। वो आउटसाइड सपोर्ट हमारे यूपी 2 में दे रहे थे। अरे सुनो ना भाई प्रभु, झूठ बोल रहा है, सुन लो ना यार, झूठ क्यों बोल रहा है? अरे सुन लो भाई, लाइव चैनल पे झूठ क्यों बोल रहा है? रेवंत रेड्डी फिर वही कहोगे, आप मेरी बात तो सुन लो। आपने सवाल, आदिल जी जवाब तो सुन लीजिए। आदिल जी जवाब तो सुन लीजिए। यूपीए 2 में क्या हुआ था? यूपीए 1 से जब यूपीए 2 आई, हमारी लगभग 206 सीट आई, तो तमाम दलों ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। उसमें सपा भी एक थी, उसमें बसपा भी एक थी, उसमें ओवैसी जी भी एक थे। उसके बाद अरे भाई सपोर्ट हमें चाहिए नहीं था, उन्होंने अनकंडीशनल आउटसाइड सपोर्ट दिया था। अरे सुन तो लेना यार, सुन तो लो प्रभु। अरे प्रभु सुन तो लो ना यार, वो जमाना 2009। अरे सुन तो लो हनी हसन साहब, 2009 की बात है। अरे यार बोल तो लेने दो अब यार। अरे आदिल हसन जी जवाब तो ले लीजिए। आपने यूपीए 1 यूपीए 2 सारे आपने सवाल पूछ लिए, एक एक करके जवाब तो ले लीजिए। सुन तो लो भाई, अभी 15 दिन पहले हुआ है। अरे सुन तो लो प्रभु, सुन तो लो। वाइस प्रेसिडेंट में विप जारी नहीं होता है। अंतरात्मा की आवाज पर कैंडिडेट वोट मांगता है, कांग्रेस पार्टी वोट नहीं मांग रही थी। अरे फिर सुन लो यार, रेवंत रेड्डी साहब कौन है? मैं रेवंत रेड्डी पे भी आ रहा हूँ, कितनी बार बोलोगे यार? अरे रेवंत रेड्डी पे भी आ रहा हूँ भाई। रेवंत रेड्डी ने हंसी मजाक के माहौल में विधानसभा में ये बात कही थी उनके छोटे भाई को, क्या आ जाओ आप, आ जाओ, हम तो आपको ये बना देंगे। अरे भाई अरे प्रभु, कोई फोन नहीं किया था विधानसभा में। विधानसभा के पटल झूठ बोल रहा है, फिर झूठ बोल रहे हैं आप। अरे विधानसभा के पटल में हंसी मजाक के उसको शो को नहीं बांध सकते। सीएमओ का ट्वीट चेक कीजिए। भाई बड़ा गजब आदमी है, झूठ मत बोलिए, बहुत गजब आदमी है भाई। सीएमओ का ट्वीट चेक कीजिए। अगर रेवंत रेड्डी ने ट्वीट किया हो कि आपको मैं निमंत्रण देता हूँ, आप आके हमारी पार्टी में चुनाव लड़ लीजिए, मैं अभी माफी मांगूंगा, एकदम अभी माफी मांगूंगा। नहीं तो चुप रहो, अपनी जबान को बंद रखो।
पता कुछ है नहीं। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट मांगा रेवंत रेड्डी साहब ने। अरे भाई, विधानसभा के पटल पे प्रत्युष खरे जी हंसी मजाक में पता नहीं कितनी चीजें कही जाती। अरे विधानसभा लालू जी ने कितनी चीजें ममता जी को कही होंगी। मैं आरजेडी के प्रवक्ता का रुख कर रहा हूं, डॉक्टर श्याम कुमार। पिछली बार जब सीमांचल से 5 सीटें एआईएमआईएम को आई थी, उस वक्त आरजेडी ने कहा था कि ये सब कुछ बीजेपी की तरफ से प्लान किया गया था कि किसी तरीके से वोट काट दो, और ये वो लोग थे जो आरजेडी से नाराज होकर गए थे, फिर उसके बाद वो एआईएमआईएम में चले गए। इस बार वो गलती नहीं होगी, तो क्या आप बिल्कुल श्योर हैं कि इस बार भी ओवैसी आरजेडी के वोट को नहीं काटेगी और बाद में फिर इसी एआईएमआईएम के विधायकों को आरजेडी अपने पाले में नहीं लेगी? देखिए, हम लोग जोड़ तोड़ की राजनीति के खिलाफ है। ये भाजपा का स्क्रिप्ट है। बिहार में 2020 में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम आए थे, ये आप जानते हैं, और इस बार भी ये सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम आ रहे हैं, ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, और गठबंधन के रीति में, महागठबंधन के रीति में बिहार में सरकार बन रही है। इफ का कोई सवाल नहीं है, कोई संभावना नहीं है। तो अब बेमानी हो चुकी है। जो आपने इसी सवाल पूछा जी कि कौन कहां किधर, नोट डिबेट नोट। लेकिन आप कहते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन जब चुनाव जीत के 5 सीटें आई तो 4 किधर गए? किस तरफ गए 4? किसने सटाया उसे अपने साथ? मैं आपको बता रहा हूँ कि आप देखिए कि भाजपा ने मुकेश सहनी जी के पार्टी को तोड़ने का काम किया। आपको मैं बताऊं कि माननीय चिराग पासवान जी बार बार कहते रहे हैं कि मेरे परिवार को, मेरे पार्टी को तोड़ने का काम किया। यही 5 इनके जो गठबंधन के साथी का नाम लेते रहे हो। तो आप बात समझिएगा कि हमारा, देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक बहुत बड़ा परिवार है, पूरी बिहार की जनता शामिल है। अब जिसको जो इच्छा है आना है, स्वागत है। सामाजिक न्याय के नाम पर, सामाजिक न्याय पर हम लोगों ने एक बड़ा काम किया है, आप जानते हैं। और सामाजिक न्याय 3 हमारे राजनीतिक दर्शन है, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। एक तो सोशल जस्टिस है, एक सोशलिज्म है, और एक सेकुलरिज्म। अब जिनको भी लगता है भटक के कहीं चले गए हो, अगर आते हैं, लेकिन मैं एक फिर जोर देकर कह रहा हूँ कि ये जो भाजपा की जो स्क्रिप्ट है कि पार्टी खत्म कर दो, मतलब विधायक खरीद लो, वो इधर नहीं। ठीक है, मैं अरविंद मोहन सर, एक चर्चा बिहार में, एक चर्चा बिहार में बहुत तेजी से चल रही है। मैं आ रहा हूं आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैं अरविंद मोहन सर काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। एक चर्चा बिहार में चल रही है कि क्या तीसरे मोर्चे का कोई विकल्प तैयार हो रहा है क्या? क्योंकि एआईएमआईएम के कुछ नेताओं ने तेज प्रताप यादव से भी मुलाकात की है, और असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी कहा गया कि हम तो नए मित्र तलाश रहे हैं, और इस बार, पिछली बार 20, इस बार 100 सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं। अब उसमें से हो सकता है कि कुछ जीते कुछ हारे, लेकिन कई जगह ऐसा होगा, खासतौर पर सीमांचल के इलाके में, जहां पर अच्छा खासा वोट कटेगा। देखिए, डेमोक्रेसी है और चुनाव उसका बड़ा भारी एक आयोजन है, तो उसमें हर आदमी स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए, और लड़ना ही चाहिए मेरे ख्याल से। और मुसलमानों में तो मैं मानता हूं कि और भी ज़्यादा पार्टियों का आना चाहिए, क्योंकि मुसलमान जितना पोलराइज हो जा रहे हैं, भाजपा की पॉलिटिक्स उससे बहुत आसान हो जाती है। कहने को जो भी कहें, वो हिंदू मुसलमान ही उनका प्लैंक एकमात्र रहा है इतने दिन में। तो जैसे ही मुसलमान एक तरफ वोट देता है, तो जब तक मुसलमान वोट अपनी आज़ादी से चारों ओर नहीं निकलेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स बहुत नॉर्मल इस पे आएगी। हिंदू मुसलमान से अगर कोई बचना चाहता, तो इसलिए वो ये काम ओवैसी करें या प्रशांत किशोर करें या और सेकुलर पार्टियाँ करें, और मुसलमानों को ऑप्शन होना चाहिए और वो वोट दें। उसमें मुझे तो अच्छा ही दिखाई देती है, कोई खास हर्जा दिखाई नहीं देता। दूसरी बात ये है कि मुसलमानों के सवालों को लेके कौन लड़ता है और कौन लड़ता रहा है, ये भी देखना चाहिए, और उन इलाकों में इन सवालों पे कौन काम करता है। माइग्रेशन से लेके सबसे ज़्यादा वही इलाका पिछड़ा हुआ है, तो वहाँ आरजेडी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, ओवैसी की पार्टी ने क्या किया, ये हिसाब भी वोटरों को भी लगाना चाहिए और बाकी हमारे आपके जैसे लोगों को भी लगाना चाहिए। मुझे लगता है उस क्राइटेरिया में ओवैसी की पार्टी पीछे है, और वो चुनाव के समय सिर्फ प्रकट होते हैं, तो इसलिए उन पे ये चार्ज लगता है। लेकिन चुनाव लड़ें, अपनी ताकत आजमाएं, जीतें, हारें, हरवाएं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और मुझे ये बार बार लगता है कि जब तक मुसलमानों का वोट बहुत स्वतंत्र ढंग से एक तरफ नहीं जाएगा, किसी खास डर में, आज हम चिदम्बरम के डर की बात कर रहे हैं,
लेकिन अगर किसी खास दर से पूरा मुसलमान समुदाय एक तरफ वोट देता है तो वो भी एक इम्बैलेंस पैदा कर रहा है, और वो इम्बैलेंस काफ़ी बड़ा है, छोटा नहीं है। ठीक है। डॉक्टर राजीव रंजन, पिछली बार भी एनडीए ने बहुत ही हल्के में ले लिया था एआईएमआईएम को, लेकिन देखिए 5 सीटें निकाल ली थी। महागठबंधन ने भी बहुत हल्के में ले लिया था, 5 सीटें निकाल ली। अब देखिए प्रत्युष जी, इस देश में 2763 गैर पंजीकृत दल हैं, 58 क्षेत्रीय दल हैं और 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। चुनाव लड़ने का लोकतांत्रिक अधिकार सबको है। बिहार की राजनीति में एक जो सबसे बड़ा बड़ी जो जमीनी सच्चाई है, एनडीए की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बन रही है। बाकी सब भी जोर आजमाइश करेंगे। अब ये मतदाताओं को तय करना है कि कौन किसको कहां पर सीटें दे रहा है, किनको अपना वोट देगा। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि 2025 से 30 नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक विकसित राज्य बनने की तमाम संभावनाएं आज बिहार में हैं, और अगली छलांग बिहार के लिए स्वर्णिम कालखंड हो सकती है। इसलिए सोच समझ करके, हिंदू हो या मुसलमान, नीतीश कुमार जी की छवि पर सबको भरोसा है, चाहे वो किसी धर्म को मानने वाले धर्मावलंबी हो। इसलिए हम ये मानते हैं कि कोई किसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, सब वोट करेंगे। देखिए अरविंद मोहन जी, वोट कभी कम आते हैं, कभी ज्यादा आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में 20 वर्षों में 17 वर्ष साथ काम किया है, और इसी दौरान भागलपुर दंगे के आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे भी भेजा। इसी दौर में दिल्ली के सिख दंगों के कमीशन के तर्ज पर लोगों को याद करिए, हम भी याद करते हैं। इस राज्य में नहीं अरविंद जी, मैं बात अपनी समाप्त कर रहा हूं। अरविंद जी सुन लीजिए ना, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम लोगों की बात भी सुन लीजिए। बिहार में जो दंगों का इतिहास है वो 2005 के पहले और 2005 के बाद कभी दंगे बिहार में नहीं हुए, कभी कर्फ्यू नहीं लगा। तो ऐसा मुख्यमंत्री तो समाज के सभी वर्गों को प्रिय है, इसीलिए कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा वोट एनडीए को मुसलमानों का मिला। पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले आलोक शर्मा जी आपसे एक सवाल, चूंकि अभी आपने कहा कि हमने एआईएमआईएम से कभी समर्थन मांगा नहीं, वो तो आपने बाहर से समर्थन दिया था, हमने मांगा नहीं। कल को मान लीजिए बिहार में ऐसी सूरत खड़ी हो गई कि आपको एआईएमआईएम के सपोर्ट की जरूरत हो, तो क्या आप मांगेंगे या नहीं? देखिए, मुझे लगता है हाइपोथेटिकल प्रत्युष जी, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा उसका ना तो मैं ज्योतिषी हूँ, लेकिन जिस तरह की हालत है आज बिहार की, मैं 2 दिन लगाकर आया हूँ, 3 दिन, पूरी तरह से वहां पर महागठबंधन एक बहुत अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि मोदी जी जो कहते थे नेचुरली करप्ट पार्टी है, और 4 दिन के बाद जो महाराष्ट्र की चाबी खजाने की दे दी गई, मेघालय में कहते थे कि आने वाली सरकार में ये सारे लोग जेल में भेज दूंगा मैं, और फिर 2 विधायक आए तो फिर मेघालय की सरकार में शामिल हो गए। इस तरह का कभी भी बीजेपी कांग्रेस पार्टी इस तरह का कोई कदम नहीं उठाती है, और ना ही हम ओवैसी जी के साथ जाने का या उनको समर्थन करने का। आज मैं पूरी तरह से कह रहा हूं कि ओवैसी जी बीजेपी की बी टीम है और हम उनके साथ नहीं जाएंगे।